और अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री टेस्ट देने के बाद मेरा एंट्री टेस्ट पास हो गया और मैं मेरिट लिस्ट में मेरा 4th पोजीशन आई। फ्लूइड मैकेनिक्स है, सॉलिड मैकेनिक्स हो गया, पावर प्लांट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो ये सारे आपके कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स को हमेशा ये बेनिफिट रहता है कि उनके पास ऑप्शंस हमेशा ओपन रहते हैं, वो एक बंद गली में दाखिल नहीं होते, उनके पास एक खुला मैदान होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज की रिक्वायरमेंट थी कि उनका जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, उसकी GPA अबव 3 हो। कोविड के दौर में ये बातें सुनने में आ रही थी कि अब बाकी फील्ड से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी फील्ड्स ख़त्म हो जाएंगी, अब AI का दौर है और ऑटोमेशन पे चली जाएगी इंडस्ट्री। तो ये सोच के काफ़ी मैकेनिकल इंजीनियर्स इंक्लूडिंग मी, हम लोग डिसाइड हुआ, एक जहन में ख्याल है कि हमने गलत फैसला तो नहीं लिया। इंटरव्यू की तरफ तालीमी सफ़र के साथ साथ अपना मुख्तसर तारुफ कराइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान खालिद है। मैंने 2019 में आर्मी पब्लिक डिग्री कॉलेज से अपना FSc कंप्लीट किया। जिस तरह हर स्टूडेंट को टेंशन होती है कि उसका किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, कौन सी फील्ड उसके लिए बेस्ट है, तो मैं भी इसी कश्मकश में था कि कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी चाहिए। ड्रीम यूनिवर्सिटी मेरी NIT यूनिवर्सिटी थी और अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री टेस्ट देने के बाद मेरा एंट्री टेस्ट पास हो गया और मैं मेरिट लिस्ट में मेरा 4th पोजीशन आई। एक तरीके से ये खुशी की बात थी, लेकिन क्योंकि फ़ील्ड्स मेरे पास ऑलमोस्ट सारी ओपन थी, लेकिन अब कौन सी फील्ड सेलेक्ट की जाए जब आपके पास सारी फील्ड्स ओपन हो, तो ये मेरे लिए काफ़ी एक टफ डिसीजन था। अच्छा, एडमिशन हो गया, फिर फर्स्ट ईयर हमारी स्टार्ट हो गई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे इंसान को संग लगता जाता है, मतलब बंदा मेहनत करता रहता है, तो उसके हिसाब से बंदा फिर वो एक रूटीन की चीज़ हो जाती है। शुरू में तो एक्साइटेड होता है कि भाई आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया। तो फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छा गुजरा, हंसते खेलते, और GPA भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आई। फिर सेकंड सेमेस्टर में कोविड आ गया, सारा तो घर बैठ के हमें एग्जाम्स दिए। सेकेंड ईयर में जब दूसरे 2020 बैच के स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ, तो हमने देखा कि उसमें ये देखा गया कि कंप्यूटर फील्ड्स का जो मेरिट है वो बहुत हाई हो गया अचानक से ना। पहले मैकेनिकल का होता था, लेकिन अब कंप्यूटर फील्ड्स का, तो कंप्यूटर का बहुत ट्रेंड आ गया मार्केट में, हर बंदा कहने लगा भाई कंप्यूटर फील्ड बेस्ट है। तो जहन में ये ख्याल आया, और उस वक्त कोविड के दौर में ये बातें सुनने में आ रही थी कि अब बाकी फील्ड से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी फील्ड्स ख़त्म हो जाएंगी, अब AI का दौर है और ऑटोमेशन पे चली जाएगी इंडस्ट्री। तो ये सोच के काफ़ी मैकेनिकल इंजीनियर्स इंक्लूडिंग मी, हम लोग डिसाइड हुआ, एक जहन में ख्याल है कि हमने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। लेकिन वक्त के साथ साथ खैर सेकेंड ईयर गुजरी, उस दौरान हमें इंडस्ट्री का एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में भी नहीं जाते थे, सारी क्लासें घर से होती थी। थर्ड ईयर में आके हमें इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिला। इंटर्नशिप्स का जब टाइम आया, वहाँ देखा अपने जो सीनियर कोलीग्स थे, सीनियर जो ग्रेजुएट हो चुके थे, उनसे इंटरेक्शन का मौका मिला, देखा इंडस्ट्री में किस तरह वर्किंग होती है, मैकेनिकल इंजीनियर का क्या काम होता है। तो ये सब देख के एक उम्मीद पैदा हुई दिल में कि नहीं भाई स्कोप है, ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग बिल्कुल एक ख़त्म हो गई है और जॉब्स मतलब मार्केट में अवेलेबल हैं। थर्ड ईयर में जब मैं आया तो कोविड का टाइम ख़त्म हो चुका था, 2021-2022 कोविड बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो आहिस्ता आहिस्ता जॉब्स जो था वो मतलब जो ख़त्म हुई थी, वो वापसी से वैकेंसीज खुलना शुरू हो गई थी। तो थर्ड ईयर में आके एक उम्मीद पैदा हुई। ऑल्दो थर्ड ईयर बहुत टफ, सबसे मुश्किल तरीन अगर मैं कहूँ तो थर्ड ईयर ही है, लेकिन उसमें मेन सब्जेक्ट्स जो आपके इंजीनियरिंग, जो असल इंजीनियरिंग, वो आपको थर्ड ईयर में ही मिलती है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो आपका ये कि जो आपने कॉलेज में पढ़ा है वही चलता हुआ आ रहा होता है, वही कैलकुलस है, वही मैथमेटिक्स है। मेरा चूंकि बैकग्राउंड फेडरल बोर्ड से, तो मेरी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो मुझे डिफिकल्टी लेवल भी इतना नहीं लगा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का। थर्ड ईयर में अलबत्ता आपके नए सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, ये एक बिल्कुल कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। इस तरह सॉलिड मैकेनिक्स हो गया और आपका पावर प्लांट, तो ये सारे आपके कोर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी डिफिकल्ट भी होते हैं। लेकिन जब आप एक नई चीज़ सीख रहे होते हैं तो उसमें आपको एक इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। तो थर्ड ईयर भी अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गई और अच्छी GPA के साथ, मुनासिब GPA के साथ गुजर गई। थर्ड ईयर में मैंने अपने सीनियर से एक बात सुनी थी जब फर्स्ट ईयर में आया, तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो आपका आराम से गुजर जाता है अगर आप थोड़ी सी भी एफर्ट डालो, लेकिन थर्ड ईयर में यही कि थर्ड ईयर GPA बचाने का साल है कि GPA गिरे ना। तो ये है, थर्ड ईयर में इंडस्ट्री का भी एक्सपोजर हुआ और जो पढ़ाई थी अपनी, वो भी जो कोर इंजीनियरिंग है वो पढ़ने को मिली। थर्ड ईयर जैसे मैंने बताया इंटर्नशिप्स का साल होता है, तो थर्ड ईयर में अगर आपका मेरिट अच्छा बन रहा हो अगर आपकी, तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ही इंटर्नशिप ऑफर हो जाती है। मतलब अगर 250 का बैच है तो उसमें से तकरीबन 100 लड़कों को यूनिवर्सिटी ऑफर कर देती है इंटर्नशिप। तो मुझे आर्टिस्टिक मिनर में इंटर्नशिप ऑफर हुई थी। इंटर्नशिप बेसिकली आपको एक एक्सपोजर मिलता है इंडस्ट्री का, जस्ट एन इंट्रोडक्शन होता है। उसमें मोस्टली होता है कि आप बस जगहों का विजिट कर लेते हो, मशीन्स को देख लेते हो, वर्किंग आप थोड़ी बहुत समझ लेते हो। तो ये एक्टिविटी होती है 3 to 4 वीक्स की। अच्छा, इंटर्नशिप्स में की इंपॉर्टेंस ये है कि जिस जगह आप इंटर्नशिप कर रहे हो वो आपकी जॉब में बहुत मतलब काम आता है, उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है जॉब में। फर्स्ट करें, अगर आपने ऑटोमोटिव
कंपनी में इंटर्नशिप की है, तो आप अगर किसी जॉब के लिए किसी ऑटोमोटिव कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये इसका आपको एडवांटेज मिलेगा। जैसे मैंने की थी आर्टिस्टिक मिलर में, तो ज़्यादातर मेरा एक्सपोजर हुआ था यूटिलिटीज़ साइड की तरफ, बॉयलर्स वगैरह, पावर प्लांट साइड, टरबाइन, पावर हाउस, इंजन्स, तो इन सब चीज़ों की तरफ काफ़ी एक्सपोजर हुआ था। इसकी वजह से मुझे जॉब, क्योंकि अभी जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वो भी HVAC फील्ड से रिलेटेड है, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसका मुझे पर्सनली काफ़ी बेनिफिट हुआ क्योंकि मेरी इंटर्नशिप यूटिलिटीज़ से रिलेटेड थी, तो जॉब में मुझे इस चीज़ का बेनिफिट हुआ। फिर आगे आते हैं 4th ईयर में, फाइनल ईयर में समझता हूँ फर्स्ट ईयर के बाद सबसे आसान तरीन साल होता है। उसमें आपके कोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं। FYP की आपकी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आपने टाइम देना होता है, बाकी कोर्सेज भी कंपेरेटिवली ईजी होते हैं, स्पेशली जब आप 3rd ईयर से आ रहे हो या 3rd ईयर में आपने इतने मुश्किल कोर्सेज पढ़े हो और अगर अच्छे से पढ़ ली हो तो आप मोटिवेटेड भी होते हो कि चलो भाई 3 साल आराम से गुजर गए, अब 4था साल है, कंपेरेटिवली आसान भी है तो वो भी गुजर जाता है इजीली। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में ये मशवरा दूंगा अपने जूनियर्स को कि वो सिलेक्ट करते हुए थोड़ा ये ध्यान रखें कि आपके सुपरवाइज़र कौन है, उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आपके जो सीनियर्स है आप उनसे कंसल्ट करें कि जो उन सर के साथ या प्रोफेसर के साथ अटैच रहें, क्या फ़ायदा हुआ, क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थे उनके FYP प्रोजेक्ट में, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, तो ये मशवरा दूंगा इस बारे में। इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि 3rd ईयर में जिन्होंने आपको, जो आप समझते हो कि बहुत पढ़ाने में अच्छे हैं और आपके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में भी आपको हेल्प कर सकते हैं, तो आप उनको प्रेफरेंस दे सकते हैं। अच्छा, फाइनल ईयर के दौरान ही मुख्तलिफ कंपनीज़ अपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव स्टार्ट कर देती हैं, तो इस तरह 2023 में भी तो उसमें मुख्तलिफ कंपनीज़ आई, हाउस ऑफ हबीब, गैट्रोनोवा और लोटे केमिकल्स, एंग्रो फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र। तो उनका प्रोसेस ये होता है कि वो पहले आपका टेस्ट लेते हैं, असेसमेंट्स लेते हैं, मोस्टली वो ऑनलाइन लेते हैं। कैंपस में आके वो आपको सिर्फ जस्ट एक अपना इंट्रोडक्शन देते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का और आपको एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, उसके ज़रिए से आप असेसमेंट टेस्ट दे देते हो। असेसमेंट टेस्ट देने के बाद अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हो, मल्टीपल इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यूज़ की नेचर डिफरेंट होती है हर कंपनी में। बात करूँ मैं गैट्रोनोवा ग्रुप, तो वहाँ पे 3 स्टेजेस थे। पहले आपका था टीम वर्क में ये कि जस्ट आपसे एक एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं, एक तरीके से वो एक गेम टाइप एक्टिविटी होती है कि आपको मुख्तलिफ कप्स दे दिए, आपने स्ट्रिंग के ज़रिए उनको सेट करना है, इस टाइप की कोई गेम होती है। उसमें बेसिकली वो आपका टीम वर्क नोट कर रहे होते हैं कि आप अपने कोलीग्स के साथ किस तरह टारगेट को अचीव कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, ये सब चीज़ें देख रहे होते हैं। टीम वर्क के बाद फिर हमारी एक्टिविटी हुई थी ग्रुप डिस्कशन की। ग्रुप डिस्कशन में आपको पेपर्स दे दिए जाते हैं। आप फर्स्ट करें HR हैं, 5 HRs हैं, आप 5 बंदे बैठे हुए एक टेबल पे, हर बंदे को एक CV दी गई है। जो आपका जो कैंडिडेट है, आपने ये बात मनवानी होती है कि ये एलिजिबल है रिक्वायर्ड पोस्ट के लिए। उस पर आपकी आपस में डिबेट चलती है अपने कि आपका कैंडिडेट, आपने बेसिकली अपने कैंडिडेट को सेपरेट करवाना होता है कि ये बेस्ट कैंडिडेट है इस पोजीशन के लिए। फाइनल डिस्कशन जब हो जाती है, एक लिस्ट बना लेते हो 1 2 3 4 5 आपस की मशावरत से, तो जस्ट वो फिर आप सबमिट करा देते हो। तो उस दौरान जब आप ये डिस्कशन कर रहे होते हो तो 2 जो कंपनी के लोग होते हैं वो बैठे होते हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आप किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। उसमें ये एग्जैक्टली तो उनको मालूम होगा, लेकिन वो ये देखते हैं कि आप रैश तो नहीं हो रहे। मतलब आपके पास CV है, आप उसको फर्स्ट पे लाने के लिए आप रैश हो गए, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा। इनकेस अगर ना भी हो पाए तो वो ये देखेंगे कि आपने किस तरह से अपना केस आपने लड़ा, अपना जो कैंडिडेट है, आपके पास जो CV थी सिलेक्ट। आखिर में बस वो फिर टाइम खत्म होने वाला होता है, एक लिमिटेड टाइम होता है 30 मिनट्स का, तो एंड में ही होता है कि बस जल्दी से वो लिख लेते हैं, हाँ, एक नंबरिंग के हिसाब से। लेकिन असल चीज़ में यही आउटपुट के वो यही देख रहे होते हैं कि आपने डिस्कशन किस तरह की। इस शोबे में ग्रेजुएशन के बाद किस किस्म की नौकरियां मौजूद होती हैं और आपके ख्याल में कौन सी मुंतखब करनी चाहिए? अच्छा, बचपन से ही मुझे ड्राइंग्स बनाने में बहुत इंटरेस्ट था, स्पेशली बिल्डिंग्स में बहुत बनाया करता था। आर्किटेक्चर साइड और सिविल इंजीनियरिंग ये मेरे माइंड में था कि मैं एज ए सिविल इंजीनियर बनूंगा। फैमिली में भी बहुत से सिविल इंजीनियर्स हैं, तो मैं उनको देख के भी अपनी आइडियलाइज़ करता था कि वो सिविल इंजीनियर है तो मैं भी एक दिन सिविल इंजीनियर बनूंगा और कंस्ट्रक्शन साइड पे मेरा काम हुआ करेगा। एक और फील्ड मेरे जहन में आई इसी दौरान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो चीज़ में सबसे ज़्यादा अपीलिंग लगी वो ये थी कि ये एक डाइवर्स फील्ड है। आप सिविल साइड पे चले जाते हैं, मैकेनिकल में ये फ़ायदा है कि मैकेनिकल एक वास्ट फील्ड है, आप ऑटोमोटिव साइड पे भी जा सकते हैं अगर आपको गाड़ियों का शौक है। अगर आप एरोप्लेन्स, एरोनॉटिक्स इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैकेनिकल फील्ड आप ले सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर्स बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने एरोनॉटिकल एरोस्पेस फील्ड में मास्टर्स किया और वो फिर नासा में और बड़ी और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका एरोस्पेस की फील्ड से, तो वहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ इंडस्ट्री में इसका बहुत वाइड स्कोप है। आप जिस इंडस्ट्री में भी जाएं, मशीन होगी, मशीन के साथ साथ मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी, तो वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर्स का काम है। रिन्यूएबल एनर्जी का आजकल बहुत चर्चा है कि विंड एनर्जी हो गई, पावर जनरेशन, ये सारे पावर प्लांट, तो ये सब भी मैकेनिकल फील्ड में आ जाती हैं। मैकेनिकल में मतलब इसका स्कोप बहुत वाइड है। अगर इन केस आपका आगे आके माइंड चेंज हो जाता है तो आप कहीं भी स्विच कर सकते हैं। इवन कि अगर आप IT की तरफ जाना चाहें, आपने मैकेनिकल
मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू की और आप आईटी की तरफ जाना चाह रहे तो मैकेट्रॉनिक्स एक फील्ड है जो कंप्यूटर वर्क पसंद करते हैं या ऑफिस वर्क पसंद करते हैं उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, इवन अगर आपका मैकेनिकल का बैकग्राउंड हो। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट की कि आगे जाके अगर मैं स्विच करना चाहूँ किसी फील्ड में तो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हों। कौन सी ऐसी महारतें हैं जो इस शोबे के लिए ज़रूरी हैं और आप कैसे जदीद तकाज़ों से आगाह रहते हैं? अच्छा, स्किल्स की अगर आप बात करें तो मैं ये मशवरा दूंगा कि स्किल्स कोई एक स्किल आप ले लें और उसमें कमांड हासिल करें, क्योंकि बैचलर्स के दौरान आप वैसे ही आपका बहुत बिजी टाइम चल रहा होता है, एकेडमिक कोर्सेज़ में आप इतना बिजी होते हो कि आप हर स्किल को टाइम नहीं दे सकते। तो उसमें ये कि आप एक स्पेसिफिक स्किल चूज़ करें जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बचपन से ही ड्राइंग्स का बहुत शौक़ था, बिल्डिंग्स की ड्राइंग बनाता था मैं, इस तरह सीनरीज और मैप्स वगैरह, इन चीज़ों का बहुत शौक़ था। तो जब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू की, जो कैड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे ऑटोकैड हो गया, सॉलिडवर्क्स हो गया, तो इन पर मैंने कमांड हासिल की, क्योंकि बेसिकली ड्राइंग सॉफ्टवेयर्स हैं, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। यूनिवर्सिटी में तो हमें जैसे इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया था, क्योंकि 2019 का जो बैच था उस टाइम इतनी इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। ज़्यादातर हाथ से ही जो ड्राइंग बनाते हैं पेपर पे, उस पर ज़्यादा फोकस था यूनिवर्सिटी का। लेकिन वो अलग बात है कि अब जो है वो काफ़ी इस पर टाइम दिया जा रहा है और इसको अहमियत, इसके मार्क्स वगैरह, क्रेडिट आवर्स, ये सब इंक्रीज़ हो गए कम्पेयर टू 2019 के बैच के। तो चूँकि मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने यूट्यूब के ज़रिए यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के ये सारे कोर्सेज़ जो ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, तो उनके ज़रिए से मैंने कमांड हासिल की। आपके शोबे में रिसर्च और इंटर्नशिप के मौके क्या हैं? इंटर्नशिप्स में जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन मिलता है ऑर्गेनाइजेशंस का, सिस्टम्स का, ये मशीन्स किस तरह काम करती हैं, सिस्टम किस तरह वर्क करता है। उसमें आप ये नहीं कि डीपली आप जो अपनी नॉलेज है वो अप्लाई नहीं कर रहे होते, जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन मिलता है कि अच्छा ये इक्विपमेंट है, ये मशीन है, इस तरह वर्किंग करती है। ज़्यादा उसमें ये होता है इंटर्नशिप्स में कि एंड में आपको रिपोर्ट बनाने को दी जाती है। अच्छा, मैंने जो इंटर्नशिप्स की वो दोनों इंटर्नशिप्स HVAC फील्ड से रिलेटेड थी। मतलब मेरा एक्सपोजर वो इंटर्नशिप्स के दौरान यूटिलिटीज़ साइड की तरफ हुआ, जैसे बॉयलर्स हो गए, आपके चिलर्स हो गए, और इस तरह का बात करें FCU, AHUs, इनकी तरफ मुझे मतलब इंट्रोडक्शन हुआ, इनसे तारुफ हुआ, ये किस तरह काम करते हैं, क्या इनकी वर्किंग होती है। कूलिंग टावर्स हो गए आपके। तो दोनों चूँकि इंटर्नशिप्स मेरी आर्टिस्टिक मिलनर में जो मेरी पहली इंटर्नशिप थी, और सिविल एविएशन में दूसरी, तो इन दोनों में ये चीज़ कॉमन थी कि ये HVAC फील्ड से रिलेटेड थी। मेरा एक्सपोजर HVAC की तरफ हुआ, तो मुझे जॉब भी वो मिली जो कि HVAC से रिलेटेड थी। HVAC से मुराद हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। मुख्तलिफ जगह मैंने मल्टीपल जगहों पे इंटरव्यूज़ दिए। बहुत सी कंपनी ऐसी थी जो HVAC से रिलेटेड काम नहीं था उनका। तो वहाँ जब मैंने इंटरव्यूज़ दिए तो मुझसे एक कॉमन सवाल उन्होंने किया कि आपकी इंटर्नशिप तो HVAC बैकग्राउंड की है इंटर्नशिप्स, तो आप इस फील्ड में क्यों आ रहे हैं, तब हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं, ऑटोमोटिव साइड पर आप क्यों आ रहे हैं। लेकिन जब जिस कंपनी में अभी करंटली काम कर रहा हूँ तो वहाँ जॉब HVAC की खाली थी, तो HVAC की वैकेंसी खाली थी। तो वहाँ उन्होंने फिर मेरा इंटर्नशिप के हवाले से ही क्वेश्चन किया। बेसिकली इंटरव्यू में आपसे वो इंटर्नशिप के हवाले से ही पूछते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस आपका, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या एक्सपोजर कह लें उसको, वो आपका इंटर्नशिप ही होता है ग्रेजुएशन के दौरान। तो इसने मुझे हेल्प किया जॉब हासिल करने में। मतलब इंटर्नशिप्स मेरी चूँकि यूटिलिटीज़ के बैकग्राउंड से थी तो मुझे जॉब भी उसी बैकग्राउंड की मिली। अच्छा, अब जब जॉब मिल गई, मैकेनिकल इंजीनियर होने की हैसियत से आपकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है और रोज़ाना किस तरह के कामों से वास्ता पड़ता है? जॉब लाइफ का अगर मैं एक बेनिफिट आपको बताऊं तो इसका बेनिफिट ये है कि आपकी रूटीन सेट हो जाती है। यूनिवर्सिटी लाइफ की अगर बात करें तो आपने हफ्ते में 4 दिन मोस्टली जाना होता है। फाइनल ईयर में आके आप 3 दिन जाते हैं, तो आपकी रूटीन सेट नहीं हो पाती। कभी आप रात के 3 बजे सो रहे हैं, कभी आप 10 बजे सो रहे हैं, तो रूटीन एक यूनिफॉर्म रूटीन नहीं होती। जॉब लाइफ में जब आप आते हैं तो आपको एक खास टाइम पे उठना है, खास टाइम पे सोना है, आपकी रूटीन ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। जैसे अगर अपनी टाइमिंग्स की बात करूँ तो मुझे सुबह 8 बजे कंपनी पहुँचना होता है, तो 8 बजे चूँकि पहुँचना है, 7 बजे तक मेरी 7:30 बजे तक कन्वेंस आती है, तो मुझे उसके लिए अर्ली उठना पड़ता है। मतलब 6 बजे तक, 5:30 बजे तक मुझे उठना पड़ता है। तो रात को रूटीन ऑटोमेटिकली मेरी सेट हो जाती है 10 बजे तक, 11 बजे तक। मोस्ट ऑफ मतलब जॉब लाइफ वाले लोग सो जाते हैं 10-11 बजे तक। अनलाइक यूनिवर्सिटी लाइफ में जब आप होते हैं तो आप 2-3 बजे तक आराम से जाग लेते हैं, कोई इशू नहीं होता। तो ये एक बेनिफिट है। हमारी डेली बेसिस पे मीटिंग होती है अपने HODs के साथ, उनको हम रिपोर्ट करते हैं कि हमने सारा दिन क्या काम किया, आज सारे दिन क्या काम करना है,
उनसे असाइनमेंट्स लेते हैं। मोस्टली जो असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं उनकी वीकली बेसिस पे मीटिंग्स हुआ करती हैं, और जैसे हमें ट्रेनी इंजीनियर्स उनकी डेली बेसिस पे होती है। इसके अलावा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉग बुक्स चेक करना। लॉग बुक्स में आपकी रीडिंग्स होती है मुख्तलिफ पैरामीटर्स की, कि मशीन कितने हर्ट्ज पे चल रही है, पंप कितने हर्ट्ज पे चल रहे हैं, और इसके अलावा टेम्परेचर क्या है मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स का, प्रेशर क्या है, ये सारी चीज़ें हम नोट कर रहे होते हैं। और इनमें अगर इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस होती हैं आगे, जिससे हम ये वैल्यूएट करते हैं कि आया मशीन अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है नहीं दे रही, और जो उसका आउटपुट है वो रिक्वायर्ड आउटपुट हम हासिल कर पा रहे हैं नहीं। इनकेस अगर वो हम हासिल नहीं कर पा रहे होते तो हम उसका अल्टरनेटिव सोचते हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस इंस्पेक्शन होती है कि किसी चीज़ में मेंटेनेंस की ज़रूरत तो नहीं है। अगर मेंटेनेंस की ज़रूरत हो तो हम उसको फिर आगे मैसेज कन्वे करते हैं रेलिवेंट डिपार्टमेंट को कि हमें फलां जगह पे मेंटेनेंस की ज़रूरत है। ट्रेनी इंजीनियर जब आप होते हैं तो आपको ज़्यादातर सीखने को मिलता है। एज सच आप पे तब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं डाली जाती। समझे आपके लिए खुला मैदान होता है, आप सवालात करते हैं लोगों से, जो ऑपरेटर्स होते हैं उनसे कि मशीन क्या है, तो वो आपका टेन्योर सीखने के लिए होता है। हर जगह ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब जवाबदेह हों, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएँ। टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं दी जाती। जिस चीज़ में कंपनी समझती है कि आप एलिजिबल हैं, आप काबिल हैं, तो उसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो असाइन कर देते हैं। जॉब मिलने के बाद आपको ये मालूम होता है कि कौन से कोर्सेज़, कितना जो आपने पढ़ा है, जो थियोरेटिकल नॉलेज है आपने यूनिवर्सिटी में गेन किया था, आया कि वो आपके काम आएगा भी या नहीं। सुना तो ये था ग्रेजुएशन के टाइम पे, यूनिवर्सिटी के टाइम पे, कि जो आपने थियोरेटिकल नॉलेज गेन किया होता है वो 5% भी काम नहीं आता। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपकी फील्ड किस टाइप की है। यूनिवर्सिटी में हमें तकरीबन 44 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, तो जिनमें से अप्लाई सारे तो ज़ाहिर सी बातें नहीं होते, लेकिन मैं कहूँगा अच्छे खासे आपके तब काम आ रहे होते हैं। अच्छा, मेरी जॉब चूँकि एनर्जी साइड से रिलेटेड है, RAC रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, चूँकि यूटिलिटीज़ में हम प्लांट की सेंट्रल एयर कंडीशनिंग उसको मैनेज कर रहे होते हैं, तो इसमें RAC का बहुत काम है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का। इसके साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स और इंजन्स भी चूँकि यूटिलिटीज़ के अंडर ही आते हैं और इनका ताल्लुक है यूटिलिटीज़ से, तो IC इंजन्स का भी बहुत काम है डेप्थ में। GPA की अमली ज़िंदगी में क्या अहमियत है? क्या उससे कोई फ़ायदा होता है? अच्छा, GPA के बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। बाज़ लोग ये समझते हैं कि एक सर्टेन GPA आपकी होनी चाहिए अच्छी जॉब लेने के लिए। जैसे मुख्तलिफ लोग, बाज़ लोगों का टारगेट होता है 3.5 CGPA आपकी हो तो आपको जॉब ईजीली मिल जाएगी। इस तरह एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो कि GPA को कोई अहमियत ही नहीं देती, कहते हैं GPA ना भी हो, GPA डजेंट मैटर, एक बड़ा मशहूर सेंटेंस है। मैं समझता हूँ दोनों बातें सही नहीं है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने हायरिंग के टाइम पे, वही था कि हर मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट थी कि उनका जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है जॉब के लिए, उसकी GPA अबव 3 अबव हो। बिलो 3 को वो एलिजिबल ही नहीं होता कि वो अप्लाई कर सके उस कंपनी में। अच्छा, वो अफराद जिनकी GPA हाई होती है, तब 3.7 3.8, ज़्यादातर उनको जॉब आसानी से मिल जाती है ईज़िली। लेकिन बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि उनको जॉब बहुत ज़्यादा लेट मिल रही होती है। मतलब मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं 6 मंथ लेट, बसा होगा साल भी लग जाता है। उसकी 2 वजूहत होती हैं। हायरिंग के टाइम पे जब HR हुआ जाता है आपकी एक अच्छी CGPA, तो HR के माइंड में भी एक समझे फियर होता है कि इनकी GPA अच्छी है, अगर मैंने इनको हायर कर लिया तो कोई कह तो नहीं कि ये दूसरी कंपनी अप्लाई नहीं कर सकते। ज़ाहिर सी बात है, अच्छी GPA, हर बंदे की कोशिश होती है कि मेरी अच्छी GPA तो मैं एक अच्छी कंपनी में अप्लाई करूँ, अच्छी कंपनी में मुझे नौकरी मिले। तो बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे HR आपको इस वजह से हायर नहीं करते, इस डर से कि आप चंद हफ्तों में, चंद दिनों में ही आप उस कंपनी को छोड़ दोगे, तो इस वजह से भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। दूसरा रीज़न जो रिजेक्शन का होता है, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी GPA हाई होती है, वो ये होता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने फुल टाइम अपना एकेडमिक्स में इन्वेस्ट किया होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में उन्होंने बिल्कुल भी, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी थोड़ी वीक होती हैं, तो जिस वजह से उनको नुकसान होता है। एक HR समझता है कि ये इस फील्ड के लिए या इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। स्पेशली अगर प्रोडक्शन फील्ड से रिलेटेड जॉब्स की बात करूँ, तो उसमें उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उनको एक ऐसा बंदा चाहिए जो एक्टिव हो, टीम वर्क जानता हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, क्योंकि आपकी ये रोज़ाना की बुनियाद पे लेबर से भी डीलिंग हो रही होती है और आपकी HODs से भी डीलिंग हो रही है, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से भी। तो हर बंदे से आपका वास्ता पड़ता है रोज़ाना की बुनियाद पे। तो ये 2 डिसएडवांटेजेस होते हैं, हाई GPA के 2 डिसएडवांटेजेस होते हैं हायरिंग के टाइम पे। अच्छा, एडवांटेज आपका यही होता है कि अगर आपकी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स सही हैं, आप अबव एवरेज हो कम्युनिकेशन में, बाकी स्किल्स आपकी ठीक है, तो आपकी हायरिंग जल्दी हो जाती है, इजीली हो जाती है, ये एक फ़ायदा होता है। अच्छा, अब इन केस अगर आपकी GPA विद इन द रिक्वायर्ड रेंज है, जैसे कंपनी का रेंज है कि 3 अबव उनको CGPA चाहिए और आपकी रेंज के अंदर आ रही है, मतलब आपकी अबव 3 GPA, तो जो एक की रोल होता है ये डिसाइड करने में कि आप उस कंपनी में मतलब काम करोगे नहीं करोगे, वो होती है असेसमेंट। बेसिकली आपकी टेस्ट असेसमेंट होती है, उसमें IQ बेस्ड सवालात होते हैं। जो मैंने अभी तक टेस्ट असेसमेंट दिए
उनमें ज़्यादातर IQ के सवाल थे और कुछ इंग्लिश के, थोड़े मैथ्स के, लेकिन ज़्यादातर जनरल सवाल होते हैं IQ बेस्ड। तो वो एक बहुत की रोल प्ले करते हैं ये डिसाइड करने में कि आया आप अगले मरहले के लिए शॉर्ट लिस्ट हो पाओगे या नहीं। असेसमेंट अगर आप क्लियर कर लेते हो, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, तो आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। इंटरव्यू में मोस्टली देखा गया है कि ज़्यादातर लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। मतलब जितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है उनमें से 80% लोगों की सिलेक्शन हो जाती है। क्या कम CGPA वालों को नौकरी मिलती है? अगर CGPA कम हो तो क्या करना चाहिए? लो GPA अगर आपकी बिलो 3 है तो जैसे मैंने बताया कि आप बहुत सी कंपनीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते। ये अलबत्ता होता है कि जिनकी GPA कम है उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो पहले किसी छोटी कंपनी में काम कर लें, एक्सपीरियंस गेन करें अपना, फिर जब वो अगली जॉब के लिए इंटरव्यू देंगे तो उनसे उनकी GPA का सवाल नहीं होगा, उनसे उनके एक्सपीरियंस का सवाल होगा कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस गेन किया वो कैसा रहा। तो उस बेस पर वो अपने आगे तरक्की कर सकते हैं, आगे अपने आप को इनहेंस कर सकते हैं। किस जज्बे की बुनियाद पर आपने इस शोबे को मुंतखब किया? मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैं समझता हूँ एक बेस्ट फील्ड है, बेस्ट ऑप्शन है। मेरा मशवरा है जो भी FSC करके अभी पास आउट हुए कि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चूज़ करें। उसकी बेसिक जो सबसे मजबूत वजह है वो ये कि ये एक डाइवर्स फील्ड है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक डाइवर्स फील्ड है। उसमें अगर आपका इंटरेस्ट बिल्ड कंस्ट्रक्शन साइड की तरफ है, बिल्डिंग्स की तरफ है, तो भी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हो और आप बिल्डिंग्स की तरफ जा सकते हो। जैसा कि प्लम्बिंग एंड पाइपिंग, ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डोमेन के अंडर आती हैं। इस तरह HVAC हो गया, हीटिंग एंड वेंटिलेशन। अब ये वेंटिलेशन का काम जो है ये टोटली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इसका काम है। जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती हैं उनमें वेंटिलेशन का एक्सपेक्ट ये मैकेनिकल इंजीनियर्स ही देखते हैं। तो ये तो मैं सिर्फ बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की बात कर दी कि उसमें पाइपिंग का काम जो है और वेंटिलेशन का काम है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डोमेन के अंदर आता है। इसके अलावा अगर आप और फील्ड में चले जाएं, ऑटोमोटिव फील्ड पूरी की पूरी मैकेनिकल की सब फील्ड है, एरोनॉटिकल ये मैकेनिकल की सब फील्ड है। इस तरह अगर आप इंडस्ट्री में चले जाएं, एनर्जी सेक्टर आपका जितना भी है, ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये सब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डोमेन में आता है। तो ये है कि इसका जो एरिया ऑफ एप्लीकेशन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो बहुत वास्ट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो FSC करके पास आउट होते हैं इंक्लूडिंग मी, हमें इंडस्ट्री का बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं होता। हमें मालूम नहीं होता है कि इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ें अभी इन है आजकल और आगे किन चीज़ों का ट्रेंड है। बस हम अपने रिश्तेदार जो उनसे हमें नॉलेज मिल रही होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उनके ज़रिए जो हम तक नॉलेज पहुँचती है उसकी बेस पे हम डिसीजन अपना लेते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स को हमेशा ये बेनिफिट रहता है कि उनके पास ऑप्शंस हमेशा ओपन रहते हैं। वो एक बंद गली में दाखिल नहीं होते हैं, उनके पास एक खुला मैदान होता है, वो मुख्तलिफ फील्ड्स परस्यू कर सकते हैं। अच्छा, एक और एडवांटेज इसका ये है कि आजकल चूँकि IT का दौर चल रहा है तो मैकेनिकल इंजीनियर के पास ये ऑप्शन है कि वो मैकेट्रॉनिक्स फील्ड परस्यू कर सकता है, उससे मास्टर्स करके तो IT की तरफ इन हो सकता है। तो बहुत से मैकेनिकल इंजीनियर्स को मैं जानता हूँ पर्सनली जो कि IT कंपनीज़ में होता है वो जॉब कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी आपके पास ओपन है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेज की तरफ, या जो आपको एक मुश्किल फेस करनी पड़ेगी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो सबसे बड़ी मुश्किल होती है वो आपको ये कि आपको हर तरह के कोर्सेज़ पढ़ाए जाते हैं। मतलब आप क्योंकि मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग है, तकरीबन सारी इंजीनियरिंग के कोर्सेज़ का निचोड़ आपको पढ़ना पड़ता है। हमने बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे पढ़े, मैटलैब जैसे, ये इलेक्ट्रिकल वालों को ज़्यादा पढ़ाया जाता है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ये शामिल था। इस तरह मुख्तलिफ कोर्सेज आपको मिलेंगे जो कि आप समझेंगे कि ये कुछ एक्स्ट्रा हमें पढ़ना पड़ रहा है। जैसे मटेरियल्स के कोर्सेज हो गए, ये भी मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ता है, तो ये आपको एक मुश्किल फेस करनी पड़े। उन तलबा के नाम कोई नसीहत जो इस शोबे में हो या आना चाहते हो? फाइनली अगर आपने कोई फील्ड सेलेक्ट कर लिया कि आपने इसी फील्ड में अपना कैरियर परस्यू करना है, तो सबसे पहला मशवरा आपको ये है कि आप इंटर्नशिप्स भी उसी फील्ड में करें, ताकि जब आप जॉब के टाइम पे अपनी CV लेके जाएं तो आपकी CV उस जॉब के लिए, उस वैकेंसी के लिए रेलिवेंट हो। दूसरा सवाल ये कि अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि आप कौन सी फील्ड में आप कंफ्यूज हैं, तो उसमें मैं जस्ट आपको एक मशवरा दे सकता हूँ कि अगर आपकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी हैं, आपको मज़ा आता है मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए और मतलब कैलकुलेशंस में आपका इंटरेस्ट है, इसके साथ साथ आप डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स भी मतलब उसमें भी आपकी कमांड है, तो ये कि आपके लिए डिज़ाइनिंग फील्ड बेस्ट है। डिज़ाइनिंग फील्ड का ये है कि इसमें एक बेनिफिट ये है कि आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, उस तरफ भी जा सकते हैं। नो डाउट कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि इतना स्कोप नहीं है, और ये बात एक हद तक ठीक भी है कि इतना स्कोप नहीं है, लेकिन ये कि इसका फ्रीलांस साइड पे बहुत स्कोप है। आप ऑनलाइन इसकी फ्रीलांसिंग कर सकते हो, और अगर आप ओवरसीज़ अब्रॉड जाते हो तो इसकी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बहुत वैल्यू है। रिसर्च का ये कि रिसर्च एक ऐसी फील्ड है कि अगर आप मशीन्स में रद्द-बदल मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, ये आपका शौक़ है कि भी मशीन्स की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो,
और किस तरह आप इनोवेशन लेके आ सकते हो। आपका एक क्रिएटिव माइंड है और आप रफ जॉब पसंद नहीं करते, आप चाहते हो एक ऑफिस जॉब हो, तो उसके लिए एक रिसर्च R&D फील्ड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये एक अच्छा ऑप्शन है। प्रोडक्शन साइड पे आ जाए, अगर आप रफ एंड टफ हैं, सिचुएशन को फेस करना जानते हैं, सिचुएशन हैंडल करना जानते हैं, प्रोडक्शन की फील्ड में बेसिकली आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, एक सर्टेन आपको एक टारगेट दिया होता है, आपने उसको अचीव करना होता है प्रोडक्शन का। अब उस दौरान जो मसले आएंगे, जो ब्रेक डाउन्स आएंगे, जाहिर सी बात है मशीन है कभी ख़राब हो जाती है, कोई मसला आ जाता है, तो उसको आप ट्रबल शूटिंग कर पाएँ, मतलब फ़ौरन से रिस्पॉन्स कर पाएँ, उसका जो हल है आप रिजॉल्व कर पाएँ, और लेबर से आपका वास्ता पड़ता है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और आप सिचुएशन हैंडल करना जानते हैं, कोई ट्रबल आ जाए तो आप मतलब पैनिक नहीं हो जाते, तो आपके लिए प्रोडक्शन साइड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें एक इंटर्नशिप्स का, इसमें मैंने आपको बताया कि आप इंटर्नशिप उस फील्ड में करें इसमें आप अपना कैरियर परस्यू करना चाहें। अगर आप चाहते हैं आप फ्रीलांसिंग में अपना कैरियर परस्यू करें, मतलब डिज़ाइनिंग साइड पे जाना चाह रहे हैं, आपको फ़र्ज़ करें सॉलिडवर्क्स पे कमांड आ गई है, अब आप चाह रहे हैं उसको सेल करें, अपने स्किल को सेल करें मार्केट में, तो फाइवर पे तो यही है कि आपसे एक्सपीरियंस मांगेंगे, वो 5 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब उनको एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए होगा। तो उसका सोल्यूशन ये है कि जो हमारे यहाँ लोकल पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनसे आप निगोशिएशन कर सकते हैं कि मैं वर्क फ्रॉम होम की आप बात कर सकते हैं। तो इससे आपको एक एक्सपोजर मिल जाएगा, और क्योंकि आपका बेसिक टारगेट है पाकिस्तान में काम करेंगे, आपने एक्सपीरियंस गेन करना है एज अ डिज़ाइन इंजीनियर। अगर आप काम कर रहे हो तो आपका जो बेसिक गोल है, टारगेट है, वो है आपने एक्सपीरियंस गेन करना है। तो आप कम सैलरी में या कम अमाउंट में भी आप अपनी डील कर सकते हैं। उम्मीद है इंटरव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आया है तो ज़रूर इसका इज़हार तफसील के खाने में कीजिए। अगर इस